सो है गाइस, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं लोग, लास्ट क्लास में हमारा बेसिकली जो फेब्रवरी मंथ का करंट अफेयर का कुछ टॉपिक यहाँ पे रह चुका था। तो आज की सेशन में हम लोग उसी को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट सेशन था उसमें हम लोग क्या किए थे, जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट आ रखा है कि जो यूएस के द्वारा यहाँ पे जिस आईईईपीए एक्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो टैरिफ लगाया गया था नंबर ऑफ कंट्रीज के ऊपर, ये क्या है, एक तरीके से इलीगल है। तो ये हम लोग कंप्लीट किए थे। उसके बाद हम लोग क्या किए थे कि रसिया और जो यूएस है उसके बीच में एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी था, जिसमें था कि दोनों कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर आर्सेनल है, या फिर जो भी उनके पास मिलिट्री प्रेजेंस है उसके इंस्पेक्शन के लिए वो लोग अपने यहाँ पे जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको भेजेंगे। ये क्या हो चुका है, अभी एक्सपायर हो चुका है कब, 2 फरवरी 2026 को। तो इसके बारे में हम लोग पूरा जाने थे लोग अच्छे से उस क्लास में। फिर हम लोग एक और टॉपिक किए थे यहाँ पे, क्या कि बांग्लादेश में न्यू पीएम इलेक्ट हुए हैं कौन, जिनका नाम क्या है यहाँ पे, तारिक रहमान, जो बीएनपी पार्टी की ओर से हैं। तो ये 3 टॉपिक हम लोग अपने पहले क्लास में किए थे। अब फिर आज के इस क्लास में हम लोग बेसिकली क्या क्या करने वाले हैं, तो एक हमारा हो जाएगा जो 16 फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट आ रखा है, ये हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे कवर करने वाले हैं लोग, हमारा नेक्स्ट जो अभी इंडिया एआई समिट होस्ट किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहा था गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण। तो या फिर और भी बहुत कुछ हमको देखने को मिला था एक तरीके से। तो ये भी टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया एआई समिट। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज के अलावा एक डेवलपिंग कंट्रीज इसको होस्ट कर रहा था, या फिर हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, पहली बार ग्लोबल साउथ का कोई कंट्री इसको होस्ट कर रहा था। और इंडिया क्या बोलता है कि ग्लोबल साउथ का मैं यहाँ पे क्या हूँ, एक तरीके से मैं हेड हूँ। तो इसलिए ये भी हमारा टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या है, इन्हीं 2 टॉपिक को करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 16 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आ रखा है, ये हम लोग आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी देखो इसमें क्या है, वाई इन न्यूज़, तो ये न्यूज़ में क्यों था। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं निर्मला सीतारमन जी, वो क्या की है, यूनियन मिनिस्टर टेबल 16 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट इन लोकसभा, गवर्नमेंट एक्सेप्टेड की रिकमेंडेशन फॉर पीरियड 2026 टू 2031। तो ये लाइन पढ़ने से आपको क्या पता चला, सबसे पहले कि जो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट होता है, एक तरीके से रिकमेंडेशन होता है, वो उसका टाइम पीरियड कितना रहता है, तो 5 ईयर्स। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो 16 फाइनेंस कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एक तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा, वो किस पीरियड के बीच में यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, तो 2026 टू 2031। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि अब देखो एक तरीके से बताया हुआ है कि ये फाइनेंस कमीशन नाम का चीज होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे यही बताया गया है कि फाइनेंस कमीशन जो भी है ये क्या सेटअप कब किया गया था, 2023 में। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 280 है, इसका इस्तेमाल करके। अभी जो इसके प्रेजेंट चेयरमैन है ये कौन है, ये अरविंद पंगड़िया साहब हैं। ये पहले, इससे पहले क्या, जो नीति आयोग है उसके भी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टैटिक में बता दे रहा हूँ, जो नीति आयोग ये बॉडी है, इसका फॉर्मेशन कब किया गया था, तो इसका फॉर्मेशन किया गया है 2014 में। ये रिप्लेस किसको किया था यहाँ पे, तो जो यहाँ पे 5 ईयर प्लान के लिए यहाँ पे प्लानिंग कमीशन जो बनाया जाता था, प्लानिंग कमीशन जो बनाया जाता था उसको रिप्लेस करने का काम कौन किया है, यहाँ पे नीति आयोग कर रखा है। तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन बनाया क्यों गया था, ताकि हम लोग आने वाले साल में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम रिसोर्सेस हमारे पास क्या थे, बहुत ज़्यादा एक तरीके से लिमिटेड। तो हमको क्या करना था, डेवलपमेंट करना था पूरे कंट्री में। तो हमको किस सेक्टर में कैसे यहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है जिस कारण से उस सेक्टर का यहाँ पे क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, उसके लिए यहाँ पे प्लानिंग कमीशन बनाया गया, जिसमें पूरा आने वाले 5 सालों का यहाँ पे प्लान बताया जाता था। तो इसी को चल के आगे एक बॉडी रिप्लेस करती है, एक नया एक तरीके से बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, एक संस्था जिसका क्या नाम है यहाँ पे, नीति आयोग। तो उसी के पहले ये चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो अभी 16 फाइनेंस कमीशन के जो यहाँ पे चेयरपर्सन थे वही। आगे यहाँ पे बता रखा है कि 16 फाइनेंस कमीशन में और कौन कौन से मेंबर थे, तो उनका यहाँ पे नाम दे रखा है। एज सच करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार हम लोग फिर भी जान ले रहे हैं। अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यूज, निरंजन राजा दक्षया, सौम्या कांति घोष। और इसके बाद ये अदर्स मेंबर हमको याद रखने का जरूरत नहीं है, पर जो चेयरपर्सन कौन है इनका नाम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम क्या है चेयरपर्सन का, डॉक्टर अरविंद
पनगरिया। यहाँ पे फिर बता रखा है कि ये जो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वही यहाँ पे समझाया हुआ है कि कंस्टिट्यूटेड बाय हुम। तो यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, प्लानिंग कमीशन का यहाँ पे एक तरीके से बोला जाए तो फॉर्मेशन करने का काम किसका है, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर और अर्लियर इफ रिक्वायर्ड, वही बता रखा है कि हर 5 साल पे एक प्लानिंग कमीशन को यहाँ पे बनाया जाता है। अब देखो जैसे कि 16 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है ये एक तरीके से जो एक्सेप्ट किया जाएगा, कब से कब तक यहाँ पे किया जाएगा, 2026 टू लेकर 2031। ठीक, अब देखो जो 16 फाइनेंस कमीशन का काम था वो तो बनाया, फॉर्मेशन इसका ऑलरेडी 2021 में कर दिया गया था, तब न जाकर वो लोग 5 साल में पूरा डिसाइड करके एक फ्रेमवर्क रिकमेंडेशन लेकर आए जिसको गवर्नमेंट इस 5 साल के पीरियड में इसको क्या करने वाली है, इंप्लीमेंट करने वाली है। सेम अब ये जो हमारा 16 फाइनेंस कमीशन था एक तरीके से ये तो सेटअप हो चुका है, इनका जो भी रिकमेंडेशन था इनके द्वारा दिया जा चुका है। तो अब आगे यहाँ पे क्या किया जाएगा, अभी के टाइम पर 2026 में ही प्रेसिडेंट के द्वारा 17 फाइनेंस कमीशन का यहाँ पे क्या किया जाएगा, आगे चलकर हमको यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ये फॉर्मेशन क्यों होगा, ताकि आगे चलकर जो 2031 से लेकर यहाँ पे 2036 का जो पीरियड है उसमें हमको क्या क्या करना है, 16 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन रहेगा वो हमको यहाँ पे पता चलेगा। तो आने वाले टाइम में अभी 17 फाइनेंस कमीशन का भी यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। वही बता रखा है फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन क्या रहता है, बहुत ईजी याद रखना। टोटल कितने मेंबर होते हैं इसमें, टोटल मेंबर 5 होते हैं, जिसमें से एक हमारे चेयरपर्सन हो गए और 4 और अदर मेंबर। ठीक, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड जनरली 5 ईयर्स। ओके, कि 5 साल के लिए इनका क्या रहता है, यहाँ पे एक तरीके से इनका टेन्योर रहता है। फिर आगे बता रखा है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या है इनका बनाने का। तो आर्टिकल 281 में दिया गया है कि जो फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट अलोंग विथ एन एक्शन टेकन मेमोरेंडम इज लेड बिफोर पार्लियामेंट। तो वही बताया गया है कि जो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट रहता है वो कैसे हम लोग एक तरीके से पार्लियामेंट के सामने हम लोग इसको पेश करेंगे, वही इसका प्रोसीजर किसमें समझाया गया है हमारे को, आर्टिकल नंबर 281 में। अब ये देखो ये तो हो गया पूरा फाइनेंस कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो इस बार का एक तरीके से 16 फाइनेंस कमीशन जो अभी जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 2026 से लेकर 2031 तक, जिनका रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या होगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा इस टाइम पीरियड में 16 फाइनेंस कमीशन का। तो इनका की रिकमेंडेशन क्या था, तो सबसे पहले इनका है कि मतलब इस फाइनेंस कमीशन से जो साउदर्न स्टेट है उनके लिए एक तरीके से हम लोग देखा जाए तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा मतलब बेनिफिट उनको कर सकता है। तो यहाँ पे बता रखा है वर्टिकल डिवोल्यूशन सेंटर स्टेट शेयर refers to share of center divisible tax pool transfer to state share in divisible pool retain at 41% unchanged from 15 finance commission. Divisible pool include gross tax revenue of center excluding cess surcharge and cost of collection। अब देखो यहाँ पे इतना सारा चीज बता दिया गया है, समझ नहीं आया होगा तो देखो मैं क्या यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये है क्या, एक चीज समझो यहाँ पे कि मान लो सरकार अभी टैक्सेस चार्ज करके पूरे इंडिया में पैसा कमाती है। आपको बैकग्राउंड म्यूजिक अभी मतलब सॉरी बैकग्राउंड का नॉइस काफी ज्यादा आ गया होगा, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, कुछ काम चल रहा है बाहर में इस कारण से। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्या समझा रहा था अभी कि गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या कर रही है, 100 रुपए यहाँ पे कमा रही है टैक्सेस के थ्रू। अब ये जो 100 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए जनरेट कर रही है अपना इनकम, तो इसको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टेट के साथ भी शेयर करना होगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 रुपए कमा रही है इसमें जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो भी इंक्लूडेड है, और जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है वो भी इंक्लूडेड है। जो भी जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं वहाँ की जितनी भी गवर्नमेंट है वो जितने भी टैक्स लगाकर यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करते हैं स्टेट के लिए, वो किसको दे देते हैं, डायरेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको।
तो यहाँ पे वही बता रखा है कि 100 रुपये अगर मान लो एक गवर्नमेंट का यहाँ पे रेवेन्यू है टैक्सेस के थ्रू, तो इसमें से 41 रुपीज किसको जाएगा, जो स्टेट्स हैं उनको जाएगा, जितने भी स्टेट्स हैं इस 41 रुपीज में से उनको यहाँ पे पैसा उनको दे दिया जाएगा। और बाकी का यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए कि जो यहाँ पे बाकी का जो यहाँ पे पैसा है वो किसके पास रहेगा, 59 रुपीज, वो वो जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे जो एक तरीके से देखा जाए जो मेन यहाँ पे इंडिया के पॉलिटिक्स को यहाँ पे जो लीड करती है, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे है, उनके पास ये क्या रहेगा, पैसा। अब ये इस 59 रुपीज से क्या करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी स्कीम चलाए जाते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या फिर सेंट्रल सेक्टर, इस पैसे के थ्रू वो इन सब स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई भी नया इनिशिएटिव लेकर आना रहता है, कोई भी इंफ्रा बनाना है, उसमें ये सब पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं पैसा का इस्तेमाल कर करेगी। अब वही बता रखा है कि यही सिंपल सा चीज यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर मान लो कि जो हमारा अगर यहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर टोटल उनके पास 100 रुपये आ रहा है खुद के कमाई से भी, और जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है उनके कमाई से भी, तो 100 रुपये में से यहाँ पे 41 रुपीज जितने भी स्टेट है उनके बीच में डिवाइड किया जाएगा। अब इंडिया में अराउंड 21 स्टेट्स हैं और साथ में 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो उनके बीच में इस 41 रुपीज को यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। और बाकी का बचा यहाँ पे जो 59 रुपीज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, जो इसके द्वारा जितने भी यहाँ पे स्कीम चलाए जाते हैं उसके लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये समझाया गया है, यही रिकमेंडेशन है किसका, 16 फाइनेंस कमीशन का। जो इससे पहले 15 फाइनेंस कमीशन थी जिसका टाइम पीरियड 2021 से लेकर 2026 के बीच में अभी तक था, उसका भी क्या था, यही रिकमेंडेशन था। वो भी बोल रखी थी अगर सरकार के पास 100 रुपये आ रहे हैं तो 59 रुपये कौन रखेगा, जो केंद्र सरकार है, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, और 41 रुपये यानी 41 रुपीज जितने भी इंडिया में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनके बीच में यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब वही बता रखा है कि जो यहाँ पे रेवेन्यू 100 रुपये मान लो आया है, ये क्या इंक्लूड कर रहा है, सिर्फ जो यहाँ पे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंटर है वो, इसमें जो अलग से यहाँ पे सेस सरचार्ज या फिर कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, ये अलग अलग टाइप का टैक्सेस है जो स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है इस कमाई के अंडर में। तो पहला ये समझाया गया आपको, मतलब ये अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो आगे यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इनका रिकमेंडेशन है कि horizontal devaluation in interstate distribution determines how 41% share is apportioned among states. Revised criteria impact southern state likely to receive higher share due to inclusion of contribution to GDP as a parameter and reduce weightage for income, distance and geographical area. अब देखो यहाँ पे क्या बहुत एक और हमारे सामने यहाँ पे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझाया गया है। अब देखो यहाँ पे ये क्या मतलब बोला गया है, अब देखो जो यहाँ पे 16 फाइनेंस कमीशन है उसका 16 फाइनेंस कमीशन का एक और यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है, पहले हम लोग क्या जाने लोग कि 100 रुपये अगर मान लो यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलकर जो पैसा कमा रही है वो 100 रुपये हो रहा है, ठीक। अब उन 100 रुपये में से 41 रुपीज किसको मिलेगा यहाँ पे एक तरीके से, यानी 41% किसको मिलेगा, जो स्टेट्स हैं उनके बीच में डिवाइड किया जाएगा, और 59 जो सेंट्रल पे जो भी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, अपने स्कीम्स के लिए इस्तेमाल करेगी उसका। अब देखो यहाँ पे चीज समझो, अब जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है ये समझाया गया, ये क्या है। अब जो हम लोग अभी जाने थे कि स्टेट्स को कितना मिलेगा, 100% में से 41%, तो वही यहाँ पे समझाया गया है कि अब इन 41% जो यहाँ पे पैसा मिल रहा है इसको कैसे इंडिया में जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बीच में कैसे डिवाइड किया जाएगा, वो इसके बारे में कहाँ समझाया गया है, मतलब यही रिकमेंडेशन है। सो सॉरी गाइस, आज की क्लास में आपको बहुत ज़्यादा मतलब बाहर का नॉइज़ सुनाई देता होगा। तो हम लोग अभी क्या समझ रहे थे कि जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में क्या समझाया गया है, जो यहाँ पे 41% यहाँ पे एक तरीके से जो रेवेन्यू है
वो स्टेट्स को जो मिलेगा यहाँ पे, अब इन 41% का कैसे आपस में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के बीच में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उसके बारे में समझाया गया है। तो यहाँ पे वही एक क्राइटेरिया रिवाइज किया गया है। देखो अब जैसे कि हम सबको पता है, एक चीज यहाँ पे समझो कि जो यहाँ पे साउदर्न स्टेट्स हैं वो क्या है, यहाँ पे वेल डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू जो नॉर्दर्न स्टेट है उनसे। साउदर्न जो साउदर्न स्टेट्स हैं वो क्या है, वहाँ पे वो लोग हमसे नॉर्दर्न स्टेट से वहाँ का पॉपुलेशन देखा जाए तो कम है। क्यों? क्योंकि वो लोग वहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो आउटबर्स्ट था वो क्या कर दिए, वहाँ पे कंट्रोल कर दिए। तो यहाँ पे जो पहले का जो फाइनेंस कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन था उसमें क्या था बेसिकली, उसमें यही था कि क्या कर दिया जाता था कि बहुत सारे यहाँ पे पैरामीटर दिया गया था कि क्राइटेरिया था कि इस बेसिस पे हम जो भी पैसा है जो स्टेट्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। तब उसमें एक जो साउदर्न स्टेट से सबसे ज्यादा टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहीं से आती है, सबसे ज्यादा टैक्सेस कहीं से जनरेट होता है, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहीं से जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो कहीं से कमाती है, वो साउदर्न स्टेट्स है। पर उनका जो शेयर जिस अमाउंट में वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं कमाकर, उस अमाउंट में उनको शेयर वापस नहीं मिल पाता है, ताकि वो क्या कर सके और ज्यादा उन पैसे का इस्तेमाल करके यहाँ पे डेवलपमेंट कर सके। तो ये जो इससे पहली जितनी फाइनेंस कमीशन थी उसमें एक तरीके से बेसिकली साउदर्न स्टेट्स का यही यहाँ पे क्या था, कंप्लेन था कि हमको पैसा कम मिल रहा है जबकि हम ज्यादा कमाकर हम दे रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे एरिया में ज्यादा अच्छा है, पर हम ही को पैसा नहीं मिल रहा है, पूरा पैसा कहाँ चला जा रहा है, नॉर्दर्न स्टेट्स में। तब इसके पीछे का भी दो रीजनिंग है। देखो सबको पता है साउदर्न स्टेट्स अगर पहले डेवलप हो चुकी हैं, तो अगर मान लो नॉर्दर्न स्टेट्स यहाँ पे डेवलप नहीं है इंडिया की, तो वहां पे हम लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि क्या किया जा सके, यहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट्स को भी यहाँ पे जो साउदर्न स्टेट्स है उनके लेवल पे लेके आया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड बेसिकली एक तरीके से उनको भी दिया जाए। तो ये इससे पहले की जितनी फाइनेंस कमीशन थी उनका ये रिकमेंडेशन था। इस बार का भी जो फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसमें क्या किया गया, स्लाइटली थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, जिस कारण से जो साउदर्न स्टेट्स को यहाँ पे कम पैसा मिलता था पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अब थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो यहीं पे बताया हुआ है कि यहाँ पे जो पहले साउदर्न स्टेट्स लाइकली टू रिसीव हायर शेयर ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एक पैरामीटर ऐड किया गया। पहले मान लो अगर 10 पैरामीटर है कि इस बेसिस पे पैसा क्या करेंगे हम साउदर्न जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो उसमें एक नया पैरामीटर ऐड किया गया, क्या कि ये यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे वो नया पैरामीटर ऐड किया गया है कि इंक्लूजन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब देखो इस पैरामीटर से बेनिफिट साउदर्न स्टेट को कैसे होने वाला है, क्यों? क्योंकि जीडीपी में सबसे ज्यादा, इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा शेयर कहीं का होता है, वो साउदर्न स्टेट्स की इकोनॉमी का ही रहता है। तो वही बताया क्या इस पैरामीटर से क्या हो जाएगा कि अब उनका ज्यादा यहाँ पे जीडीपी में शेयर है, तो उनको पैसा भी इस तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो उनको ज्यादा मिलेगा, जो कि पहले ये पैरामीटर हमको देखने को नहीं मिलता था, ठीक। तो यही यहाँ पे क्या किया गया है, समझाया गया है कि जो हम 16 फाइनेंस कमीशन है इसका यही रिकमेंडेशन है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एक न्यू पैरामीटर ऐड किया गया है जिसका क्या नाम है, इंक्लूजन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब आगे यहाँ पे देखो आगे रिकमेंडेशन क्या है एक तरीके से फाइनेंस कमीशन का, तो फिजिकल डिसिप्लिन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने के लिए उनका एक रिकमेंडेशन आ रखा है कि रिकमेंड्स रिड्यूसिंग सेंटर फिजिकल डेफिसिट टू 3.5% ऑफ जीडीपी एंड स्टेट लिमिट टू 3% ऑफ GSDP by 2030-31. Exclusion clause, borrowing under special assistance to states for capital investment, SASI scheme to be excluded from this limit. तो देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अब एक चीज यहाँ पे समझो, आज का क्लास ही बहुत डिस्टर्ब चल रहा है हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या, एक चीज यहाँ पे पहले आप लोग समझो, यहाँ पे क्या बता रहा है कि इनका जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसका दो रिकमेंडेशन है। एक है कि आप अगर मान लो बोरो करेंगे पैसा, आप मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, किसी और से यहाँ पे उधार पे लेंगे, आप एक तरीके से देखा जाए तो बोरो करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो यहाँ पे केंद्र सरकार है वो अपने जीडीपी के, क्या वो अपने जीडीपी के, मान लो अगर केंद्र सरकार का जीडीपी कितना है, 100 रुपए है, ठीक। तो अपने जीडीपी के कितना कितने परसेंट यहाँ पे बोरो कर सकती है, ओनली
5%, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, जो फिजिकल डेफिसिट है इसको हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल में रख सके, यानी हम लोग हमारा उधार है वो ज्यादा ना हो सके। तो ये बताया गया अगर 100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का जीडीपी है, तो 100 रुपए में से सिर्फ कितना, 3 रुपए, एक तरीके से 50 पैसे ही क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उधार ले सकती है अदर इंस्टीट्यूशनल बैंक हो गया उससे, या फिर जो इंटरनेशनल यहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उनसे। सेम चीज यहाँ पे किसके लिए, स्टेट के लिए भी समझाया गया है कि स्टेट का भी अगर मान लो यहाँ पे स्टेट का जो जीडीपी है वो कितना है, यहाँ पे स्टेट का जीडीपी यहाँ पे कितना है, 100 रुपए। तो स्टेट अपने स्टेट जीडीपी से कितना ले सकती है, सिर्फ बोरो यहाँ पे कर सकती है ओनली 3%। अब ये देखो, ये जो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस बार, क्यों, क्योंकि अभी के टाइम पर आपको एक चीज ध्यान मतलब आपको दिखता होगा कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इंडिया में, वो क्या कर रही है, उनका दो चीज आपको इलेक्शन में दिख रहा होगा कि ये अराउंड स्टार्ट तो सबसे पहले हमारे केजरीवाल के द्वारा किया गया था, फ्रीबीज का एक कल्चर। अब देखो, चुनाव जीतने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अभी बंगाल में इलेक्शन है, तृणमूल कांग्रेस, या फिर तमिलनाडु में है तो आप डीएमके को देख रहे होंगे, सब यहाँ पे क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले बिहार में था तो जेडीयू और बीजेपी, वो लोग क्या कर रहा था कि अगर हमारी सरकार यहाँ पे बनती है, या फिर हम या फिर बनने से पहले ही, ताकि वो लोग चुनाव जीत सके, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर मंथ यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वहां के सिटीजन को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बताओ, जैसे एक स्कीम है यहाँ पे, एक स्कीम मध्य प्रदेश में लेकर आया गया, लाडली बहिना स्कीम। अब मान लो इस लाडली बहिना स्कीम के अंडर में हर एक वुमेन को, महाराष्ट्र की, एमपी में जितनी वुमेन्स है, अब उसमें बाद में कुछ क्राइटेरिया करके उसको छाट पीट किया गया, पर मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हर वुमेन को यहाँ पे 1,000 रुपया दिया जा रहा है मंथली, और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, यानी एक वुमेन को सरकार की तरफ से कितना पैसा मिल रहा है, ये तो मिनिमम है, 25-25 सौ रुपए मिलते हैं यहाँ पे एक एक स्टेट्स में जो वुमेन है। अभी मतलब बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा स्कीम लाया जा चुका है। तो 1,000 के हिसाब से अगर देखा जाए, एक वुमेन साल में सरकार की तरफ से कितना पैसा ले रही है, 12,000 रुपए, 12,000 एक वुमेन ले रही है। अब सोचो एक स्टेट में कितनी वुमेन होती होंगी। अब हर वुमेन, एक स्टेट में जितनी वुमेन है, सब वुमेन, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स को इतना पैसा मिल रहा है, ठीक। अब उससे सोचो कि जो स्टेट का यहाँ पे खुद इकोनॉमी है, कोई भी स्टेट्स है, वो जो पैसा कमा रहा है, वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है, वहां के डेवलपमेंट की जगह, वहां उस स्टेट के डेवलपमेंट में ना करके पैसा कहाँ जा रहा है, एक तरीके से जो बांटा जा रहा है फ्रीबीज कल्चर के चक्कर में, यहाँ पे जो हुआ है वहां पे पैसा जा रहा है। तो बताओ, इससे क्या कभी भी स्टेट का जो फिजिकल डिफिसिट है वो क्या कंट्रोल में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। आप सोचो क्यों। सबको पता है कोई भी यहाँ पे स्टेट है उसके पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक। अब लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, पता है अगर स्टेट यहाँ पे 100 रुपए ही कमा पाएगी, तो अगर मान लो उसको यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, अभी 100 में से अगर मान लो 60 रुपए यहाँ पे स्टेट का किसमें चला जाता है, इन वुमेन सबको, मतलब ये कोई भी स्टेट के द्वारा जो यहाँ पे फ्रीबीज स्कीम चलाया जा रहा है, या फिर लाडली बहना स्कीम हो गया वुमेन्स के लिए, या फिर अभी ममता बनर्जी अनाउंस कर रखी है कि जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ है वेस्ट बंगाल में, उनको हम 1,200 रुपए के करीब में यहाँ पे देंगे। तो इससे बताओ, अगर इन सब चीज में 60 रुपए चला जा रहा है, तो स्टेट को यहाँ पे, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट के लिए स्टेट में कितना रुपए इस बच रहा है, यहाँ पे मात्र 40 रुपए। अब मेरे को एक चीज समझाओ, क्या 40 रुपए में एक जगह पे आपके पास 100 रुपए था स्टेट को डेवलप करने के लिए। अब बताओ एक चीज खुद समझो, 40 रुपए में आप क्या डेवलपमेंट स्टेट में ला पाओगे, आप अलग अलग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे, आप रिसोर्सेज क्या क्रिएट कर पाओगे जो आपको आगे चलकर फ्यूचर में आप एक तरीके से देखा जाए तो बेनिफिट कर सके। तो यही हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल मतलब आ जाता है जब ऐसे फ्रीबीज दिया जाता है किसी भी पार्टीज के द्वारा। अब एक चीज यहाँ पे समझो, ये तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाया हूं। अब जो मान लो कि पहले ये फ्रीबीज से पहले ही स्टेट का यहाँ पे इनकम 100 रुपए है, और ये 100 रुपए को अलग अलग जगह पे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है। पर मान लो अब चुनाव जीतने के लिए उनके द्वारा ये फ्रीबीज स्कीम ये सब शुरू कर दिया गया, अब उसमें उनको अलग से यहाँ पे चाहिए 60 रुपए, तो बताओ कहीं ना कहीं से तो पैसा वो लेंगे ही। तो वो लोग क्या करना शुरू कर दिया था, अभी उधार, मतलब पैसा बोरो करना शुरू कर दिया था, जिससे क्या हो गया था, जो स्टेट का यहाँ पे फिजिकल डिफिसिट था वो क्या हो गया था, इम्बैलेंस हो गया था, यानी हिल चुका था। क्यों? क्योंकि स्टेट का पैसा जो यहाँ पे इनकम है वो एक फिक्स है, उसमें स्टेट को डेवलपमेंट भी करना है। अब उसी इस डेवलपमेंट के बीच में अगर मान लो ऐसा कोई फ्रीबीज स्कीम लेकर आया जा रहा है, तो उसको भी तो पूरा करने के लिए कहीं से पैसा चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, तो वो क्या करेगी, जो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो बोरो करेगी, यानी यहाँ पे उधार पे पैसा लेगी, ताकि इन सब चीजों को यहाँ पे चलाया जा सके। तो वही इस बार के 16 फाइनेंस कमीशन का एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, क्या दिया गया है कि स्टेट जो यहाँ पे है अपने स्टेट जीडीपी के सिर्फ 3% तक पे ही क्या यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो क्या ले सकती है, इतना ही पैसा बोरो कर सकती है हर ईयर। अभी के टाइम पर आप लोग डाटा जाके देखना,
कि सबसे ज्यादा बोरोइंग कौन सा स्टेट कर रखा है, तो आपको पता चलेगा कि पंजाब, केरला, जो अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा किसी स्टेट का फिजिकल डेफिसिट खराब है वो किसका है, पंजाब का है। पंजाब में रूल कौन कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी। पर इसमें मैं पार्टी लाइन पे नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं शुरू किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, आगे चलकर बीजेपी इसी चीज को अपना लेती है। हर स्टेट में ही बीजेपी के द्वारा ये देखा जाए तो ये सब चीज अनाउंस किया जा रहा है, ताकि हम क्या क्या कर सके, यहाँ पे चुनाव कैसे भी जीत सके। तो ये बहुत मतलब एक तरीके से देखा जाए तो स्टेट की इकोनॉमी के लिए हमारे मतलब स्टेट के साथ साथ देश की इकोनॉमी के लिए भी क्या है, एक तरीके से बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पे मतलब क्या करना चाहिए हमको कि ऐसा कोई हमको पॉलिसी नहीं लेकर आना चाहिए जिससे क्या हो सके स्टेट ही यहाँ पे कर्ज में चले जाए। तो यही पूरा यहाँ पे समझाया गया है कि जो 16 फाइनेंस कमीशन है उनका ये रिकमेंडेशन है। अब आगे यहाँ पे अगर कुछ आगे की रिकमेंडेशन और हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे समझाया गया कि ग्रांट जो यहाँ पे स्पेशल एड की के रूप में यहाँ पे दिया जाता था, तो वही बोला गया कि रिकमेंड किया गया कि कितना 9.4 लाख करोड़ ग्रांट्स दिया जाएगा किसको, लोकल बॉडीज, और साथ में जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो पैसा जाता है यानी एसडीआरएफ टीम को यहाँ पे, जैसे मान लो कोस्टल एरिया है वहाँ पे, या फिर कोस्टल एरिया क्या कोई भी रीजन में हर डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और लोकल बॉडीज जो यहाँ पे पंचायत ये सब हो गए उनको भी मतलब एक तरीके से रन करने के लिए पैसा चाहिए। तो ये बताया गया है कि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा कितना पैसा दिया जाएगा, 9.47 लाख करोड़। ऐसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं अगर हम लोग क्लैट के परस्पेक्टिव से देखें। फिर आगे बताया हुआ है क्या कि एलोकेट 8 लाख करोड़ ग्रांट टू रूरल, 4.4 लाख करोड़। अब देखो जो यहाँ पे एक और यहाँ पे बताया गया कि जो 8 लाख करोड़ यहाँ पे दिया जाएगा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 4.4 लाख करोड़ किसको मिलेगा, जो रूरल रीजन है उनको, और 3.6 लाख करोड़ किसको मिलेगा, यहाँ पे जो अर्बन रीजन, एक तरीके से जो अर्बन रीजन है उनको यहाँ पे दिया जाएगा। तो वही यहाँ पे शेयर यहाँ पे समझाया गया कि शेयर क्या रहने वाला है, लोकल बॉडी सॉरी लोकल टू रूरल टू अर्बन का यहाँ पे 60:40 का रेशियो यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे रिकमेंड किया गया कि एक अलग से 2.04 लाख करोड़ का यहाँ पे एसडीआरएफ की जो टीम है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ और जो मैनेजमेंट फंड जो क्रिएट किया गया है हर स्टेट के पास है, उनको इतना पैसा दिया जाएगा 2.04 लाख करोड़ का। अब इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का एसडीआरएफ टीम यहाँ पे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट इन पैसा वो कर दिया जाएगा। अब फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया कि पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो ये जो 2.04 लाख करोड़ है इसमें से जो नॉर्थ ईस्टर्न या फिर जो हिमालयन स्टेट्स है, अब नॉर्थ ईस्टर्न कौन, जितने भी यहाँ पे 7 सिस्टर जो हमको देखने को मिलते हैं वो, देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अभी मैं यही बता रहा था कि जो 2.04 लाख करोड़ है ये जो जितने भी स्टेट की एसडी जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ और मैनेजमेंट यहाँ एक फंड उनके अंडर में बनाया गया है ताकि एसडीआरएफ को फंड किया जा सके। तो ये पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो यही बताया हुआ है जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यानी जो 7 सिस्टर हो गए वो, और साथ में सिक्किम को भी यहाँ पे ऐड कर लिया जाए, और साथ में हिमालयन स्टेट्स। तो हिमालयन स्टेट कौन हो गए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और बाकी सब यहाँ पे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग सिक्किम, उनमें यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया कि क्या कि जो पैसा किस रेशियो में दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कितना पैसा लगेगा, उस फंड में 90%, मान लो अगर 100 रुपए इनको प्रोवाइड किया जा रहा है तो 90 रुपए कौन देगा, जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, और 10 रुपए यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको उनके द्वारा दिया जाएगा, किसको, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फंड है उसको। अब आगे यहाँ पे सेम समझाया गया कि ये तो हो गया पूरा यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स का बात, पर जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स पूरे बचते हैं बाकी उनमें कैसा शेयर रहने वाला है, तो 75% मान लो रुपीस किसके द्वारा दिया जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा, 25% रुपीस जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा दिया जाएगा अपने अपने यहाँ पे स्टेट डिजास्टर रिलीफ एंड मैनेजमेंट फंड में। समझ आया। अब देखो आगे ये तो एक यहाँ पे एक और यहाँ पे रिकमेंडेशन है हमारे सामने, वो क्या दिया हुआ है कि अब हमको यहाँ पे क्या एक तरीके से यहाँ पे बोला गया कि हमको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना है, किसमें, डिस्कॉम में। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये आपको जानना है कि ये डिस्कॉम एक तरीके से डिस्कॉम होता क्या है, ठीक।
तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अर्ज स्टेट टू परस्यू डिस्कॉम रिफॉर्म इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन टू improve efficiency and service delivery, recommend targeted subsidies with sunset clause to enhance physical efficiency and accountability। अब देखो ये डिस्कॉम रिफॉर्म क्या है, तो ये जो डिस्कॉम है ये स्टैंड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। देखो क्या है इसका फुल फॉर्म, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ एकदम जो इजी लैंग्वेज है ये, कि इसके बारे में क्या लिखा, इसके बारे में क्या बताया गया है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ये हर एक स्टेट्स में होती है। इनका काम क्या रहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें क्या करना है, एक तरीके से उनको असिस्ट करना, हेल्प करना। तो जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसका यही रिपोर्ट, उसका रिकमेंडेशन है क्या, कि आप क्या कर दो, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग जो यहाँ पे जो स्टेट रन एक तरीके से देखा जाए, जो भी यहाँ पे कंपनीज है उनको आप क्या कर दो, यहाँ पे प्राइवेट कर दो, प्राइवेटाइज कर दो। अब प्राइवेटाइज करने से क्या होगा, इनका जो यहाँ पे थॉट है उनका ये है कि अगर हम लोग प्राइवेटाइज कर देंगे तो एक तरीके से जो ये कंपनीज यहाँ पे लॉस मेकिंग में चल रही है, लॉस मेकिंग से क्या हो जाएगा, ये लोग यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग में आ जाएगा। एक ये करने के पीछे एक ये रीजन है। आगे फिर यहाँ पे जो आगे इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम लोग प्राइवेटाइज कर देंगे तो जो यहाँ पे ये जितने भी इलेक्ट्रिक जो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग यहाँ पे जो डिस्कॉम के अंडर में जो भी स्टेट एंटिटी है वो क्या हो जाएगी, उनका काम करने का तरीका भी और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वो लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इफिशियंट हो जाएंगे, अच्छे से वो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। तो ये क्या है इनका एक तरीके से हम लोग देखा जाए तो की रिकमेंडेशन है जो 16 फाइनेंस कमीशन है उनका यही है। अगर आगे हम लोग यहाँ पे बढ़े तो अब यहाँ पे आगे क्या बताया गया है कि अब आगे यहाँ पे अलग अलग सेट करके आपको समझाएगी कि जो 16 फाइनेंस कमीशन है उनके रिपोर्ट से जो लोकल बॉडीज है उन पे कैसे असर पड़ने वाला है, तो उसके बारे में यही समझाया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनके रिकमेंडेशन से कैसे जो लोकल बॉडीज है वो और ज्यादा यहाँ पे क्या होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, वो और कैसे मजबूत होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, urbanization incentive, urbanization premium, 10,000 crore and mark to encourage merger of peri-urban villages into adjoining ULB with population above 1 lakh. Constitutional reform recommendation suggested removal of constitutional requirement that Central Finance Commission recommendation must be made on basis of State Finance Commission recommendation, Article 280 subclause 3 subclause BB and आर्टिकल 280 सब क्लॉज 3C। आगे लास्ट रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या दिया गया है इनके द्वारा, recommends 56,100 crore special infrastructure grant for waste management in medium size cities, population basically कितना 10 to 15 lakh। अब देखो यहाँ पे क्या समझाया गया है, तो यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे सबसे पहला पॉइंटर क्या है कि कैसे लोकल बॉडीज यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। तो यहाँ पे बताया गया कि हमको क्या करना है, हमको अलग से 10,000 करोड़ का यहाँ एक तरीके से फंड यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जो यहाँ पे पेरी अर्बन विलेजेस हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, जो उनके पास में जो एक तरीके से देखा जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसमें क्या कर दिया जाए, मर्जर कर दिया जाए। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लो एक कोई जगह है, वो क्या है, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए वो एमसीडी के अंडर में आती है। कोई भी एक सिटी को हम लोग यहाँ पे मान ले, जैसे दिल्ली का एग्जांपल लेके देखते हैं, एक कोई साकेत नाम का जगह है वहां पे, ठीक। अब ये क्या है, साकेत एक एमसीडी के अंडर में है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अब मान लो साकेत के अंडर में ही एक विलेज है, ठीक है, वो अभी सिटी यहाँ पे नहीं है, ठीक, वो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया नहीं है, जिसका हम लोग एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। एक सैदुल अजाब नाम का क्या है, एक यहाँ पे विलेज है, एक हम लोग अपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या इसका यही रिकमेंडेशन है, जो यहाँ पे हाईली चांसेस है कि आगे चलकर सैदुल अजाब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ये भी एक रूरल एरिया से अर्बन एरिया हो सकता है। तो क्या किया जाएगा, इसीलिए 10,000 करोड़ का यहाँ पे एक फंड बनाया गया है, जिसमें क्या बोला गया है कि ऐसे एरिया को जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है
एक पॉपुलेशन साइज कितना है, 1 लाख से ज्यादा है इस जिस रीजन का, उसको हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग उसको एक अर्बन रीजन का स्टेटस दे देंगे, जो उसका नियरेस्ट अर्बन रीजन है उसके अंडर में हम लोग उसको डाल देंगे, यानी सैदुल अजाब को किसमें, साकेत के अंडर में डाल दिया जाएगा। पहला रिकमेंडेशन उनका ये है। दूसरा रिकमेंडेशन क्या है कि दूसरा यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पहले कोई मान लो सेंट्रल का जो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन ये देती है, इनको लेने के लिए पहले जरूरी था कि स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है उससे क्या 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 करना होगा, यहाँ पे रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। अब देखो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन बैठाया जाता है, जो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है स्टेट भी अपना एक फाइनेंस कमीशन बैठाएगी, जो क्या कर सके, यहाँ पे बताएगी कि हमको पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, जो हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू हमको मिल रहा है। तो वही बताया गया कि पहले जरूरी था कि जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, एक तरीके जो मेन फाइनेंस कमीशन जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उससे हमेशा यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे स्टेट में चेंजेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे सजेशन लेना पड़ेगा। क्या करना होगा, सजेशन लेना पड़ेगा। तो ये पहले दिया गया था, वही आर्टिकल बताया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, किस आर्टिकल, तो आर्टिकल 280 सब क्लॉज 3BB और 3C में ये पहले था। अब क्या बोला गया है कि इनका जो 16 फाइनेंस कमीशन है उनका ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव दे रखे हैं कि आप क्या कर दो, इस रिक्वायरमेंट को आप क्या कर दो, यहाँ पे एक तरीके से हटा दो, ये इनका क्या है, रिकमेंडेशन है। फिर यहाँ पे तीसरा क्या बताया गया है कि अलग से यहाँ पे एक हम लोग को क्या करना है, 56,100 करोड़ का स्पेशल इंफ्रा ग्रांट बनाना है, किसके लिए, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। जो यहाँ पे हमको जो मीडियम साइज सिटीज होती है जिनका पॉपुलेशन 10 से 50 लाख के बीच में होता है, उनके बीच में हमको क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे वाराणसी 10 to 15 लाख पॉपुलेशन के बीच में आता है, या फिर आगरा, ये सब हो गया। तो वहां पे जो वहां का जो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, वहां को उसको और ज्यादा यहाँ पे अच्छा करने के लिए, सुधार लाने के लिए हमको क्या करना है, एक अलग से 56,100 करोड़ का यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो हमको एक फंड ग्रांट बनाना है। ये क्या है, हमारे 16 फाइनेंस कमीशन का लोकल बॉडी को स्ट्रेंथन करने का एक कुछ रिकमेंडेशन। ठीक, अब यहाँ पे तो इतने सारे हम लोग रिकमेंडेशन जान लिए। अब यहाँ पे आगे ये बताया गया है कि इन सब 16 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे इंपैक्ट हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि फिजिकल फेडरलिज्म, रिटेंशन ऑफ 41% वर्टिकल डिवोल्यूशन, एनहांस सेंटर स्टेट ट्रस्ट एंड एंश्योर ग्रेटर रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी टू स्टेट्स। अब देखो, पहला ये बताया गया कि ये जो 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये जो स्टेटस को मेंटेन किया गया है, जो 15 फाइनेंस कमीशन था उसका भी सेम ही था, क्या कि 100 रुपये अगर जो यहाँ पे इंडिया का अगर रेवेन्यू है तो उसमें से 59 रुपीज जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है वो रखेगी, ताकि वो अपने स्कीम्स को यहाँ पे रन कर पाए, डेवलप कर पाए अपने तरीके से। और 41% जो रुपीज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं उनके बीच में यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। तो वही बताया गया कि एक अच्छा तरीका है ताकि क्या हो सके, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो यहाँ पे ट्रस्ट है वो हमेशा बना रहे और दोनों एक साथ मिलकर क्या कर सके, स्टेट यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके देश के लिए, ये समझाया गया। वही बताया गया कि अच्छा है कि इसको कम नहीं किया गया, मतलब इन स्टेट का शेयर कम नहीं किया गया है 41% से, जो कि बहुत अच्छा है। फिर दूसरे यहाँ पे क्या है, इक्विटी बैलेंस। अब देखो, इक्विटी बैलेंस में यहाँ पे क्या समझाया गया है, यहाँ पे यही समझाया गया है कि जो अभी न्यू यहाँ पे जो स्टेट्स के बीच में जो पैसा हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें एक जो न्यू पैरामीटर ऐड किया गया है, जो पैरामीटर हमारा एक तरीके से क्या था कि जो यहाँ पे एक पैरामीटर ये था कि हम लोग इसको भी कंसीडर करेंगे कि किस स्टेट का ज्यादा यहाँ पे जीडीपी में, देश के जीडीपी में शेयर रहता है। तो उस पैरामीटर को ऐड करने से क्या है, जो साउदर्न स्टेट्स है उनको भी अब और ज्यादा पैसा मिलेगा। पहले उनको नहीं मिल पाता था, पहले क्यों नहीं मिल पाता था ज्यादा पैसा, क्योंकि जो पैरामीटर्स थे उसमें ये भी था कि जो स्टेट जो लिस्ट डेवलप है उनको हमको ज्यादा पैसा देना है, या फिर जहां पॉपुलेशन साइज ज्यादा है वहां पे हमको ज्यादा पैसा देना है। तो इन सब में कौन आता था, नॉर्दर्न स्टेट्स। तो वहीं साउदर्न स्टेट्स बोलते थे कि एक तरीके से ये हमारे साथ क्या है कि हमको यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि हम तो और अच्छा किए कि हम लोग अपने पॉपुलेशन को यहाँ पे कंट्रोल में लेके आए, या फिर हम लोग ज़्यादा जल्दी डेवलप हो गए। तो इससे तो ये हम लोग देश के लिए एक तरीके से ज़्यादा अच्छा कर रखे हैं, पर इसमें हमको पनिशमेंट मिल रहा है एक तरीके से, क्योंकि हमको कम पैसा मिल रहा है इन सब पैरामीटर्स को ऐड करने से। तो वहीं यहाँ पे बताया गया है कि जो अब न्यू पैरामीटर भी एक ऐड कर दिया गया है कि जिस स्टेट का ज़्यादा जीडीपी में शेयर रहेगा उसको भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, पैसा उसको ज़्यादा मिलेगा। तो उससे क्या बेनिफिट होने वाला है जो साउदर्न स्टेट्स है उनको। तो वहीं यहाँ पे बताया गया कि इससे क्या होगा, इक्विटी बैलेंस होगा। जितने भी स्टेट्स हैं अलग अलग उनका, या फिर डेमोग्राफिक हो, कहीं अलग अलग लिंग्विस्टिक रीजन हो, उन सबको यहाँ पे क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है।
अब आगे यहाँ पे तीसरा क्या इम्पैक्ट है, हम लोग सब जाने कि अभी फिजिकल डिसिप्लिन पे यहाँ पे क्या बोला गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने जीडीपी के मात्र 3.5% ऑफ द मनी बोरो कर सकती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट जीडीपी के मात्र 3% मनी क्या कर सकती है, यहाँ पे बोरो कर सकती है। जिससे क्या होगा, हमारा फिजिकल यहाँ पे डिसिप्लिन है वो भी यहाँ पे क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो ये भी अच्छा चीज है, ये भी एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी हम लोग जाने कि लोकल एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारा चीज किया गया, जैसे अलग से यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग से पैसा बनाया गया, जिसमें हम लोग जाने कि कैसे कैसे उनका फंडिंग है। जो नॉर्थ ईस्टर्न या फिर हिमालयन स्टेट्स है उसमें 19:10 का है, या और जो अदर स्टेट्स है उनमें क्या है 75:25 का। ये सब इसके बेनिफिट के में बताया गया। फिर आगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी हम लोग जान ही गए कि डिस्कॉम में रिफॉर्म करना है, पीएसयू को रेशनलाइज करना है, टारगेटेड सब्सिडीज देना है टू एड्रेस सिस्टमैटिक एफिशिएंसी, जो इतने समय से चला आ रहा है उसको हमको क्या करना है, यहाँ पे उन एफिशिएंसी को यहाँ पे ठीक करना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि की कंसर्न यहाँ पे क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो कुछ की कंसर्न यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि पहले यहाँ पे कि डीवैल्यूएशन स्टैग्नेशन, स्टेट शेयर रिमेन 41% डिस्पाइट डिमांड फॉर 50%। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, जो यहाँ पे स्टेट्स थी, जितने भी इंडिया में स्टेट्स है, उनका क्या क्या नाम था, जो अगर 100 रुपए रेवेन्यू है हमारे देश का, ठीक है, टैक्सेस के थ्रू, तो इनका क्या क्या नाम था, हमको भी 50 मिलना चाहिए, स्टेट्स को क्या मिलना चाहिए, 50% ऑफ द मनी पूरे स्टेट्स को जाना चाहिए और 50% अपना सेंटर रखे। पर इस चीज को अभी भी क्या किया गया, इस एड्रेस नहीं किया गया है। अभी भी कितना है, जो स्टेट्स का शेयर है कितना है, 41% है। तो एक ये की कंसर्न है, जो उनका मांग था 50% का, उसको अभी नहीं, मतलब जो ये फाइनेंस कमीशन है उनके द्वारा नहीं रिकमेंड किया गया है। आगे यहाँ पे देखो क्या है, equity shift, lower weightage to income distance, and introduction of 10% GDP contribution criteria seen as a favoring richer populous states, potentially limiting redistributive gain to poorer states and some southern states. Population penalty concern, reduce weightage for demographic performance may dilute incentive for early population control, rising apprehension of aging before prosperity, particularly in southern states. Grant withdrawal impact, decontinuation of revenue deficit grants could adversely affect hill and special category states facing structural and demographic physical disadvantage. Physical tightening, 3% state GDP deficit and provision of budget borrowing strengthen physical discipline but may constrain state-led welfare programs and capital expenditure initiative। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया कि जो अभी हम लोग जाने कि यहाँ पे 10% शेयर किसका कर दिया गया, मतलब इसमें बताया गया कि 10% किसका शेयर, मतलब अगर मान लो हमको यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, हमको यहाँ पे फाइनल करना है कि जो यहाँ पे मान लो 41 रुपीज, यहाँ पे 41% ऑफ द मनी जो यहाँ पे स्टेट्स को मिल रहा है, ये कैसे हमको नंबर ऑफ इंडिया में जितने भी स्टेट्स है उसको बांटना है। तो इसमें जो क्राइटेरिया लाया गया है कि 10% वेटेज हमको हम किसको देंगे यहाँ पे, कि स्टेट का जितना किस स्टेट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, तो उसका यहाँ पे वेटेज कितना रहेगा, 10% उनको दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि ये करने से जो यहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनके बीच में ये आ रहा है, उनके मन में ये आ रहा है कि जो यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट है उनको ज्यादा पैसा मिलेगा और जो पुअरर स्टेट्स हैं उनको कम मिलेगा। तो एक की कंसर्न जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनके लिए ये है। अब देखो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, एक चीज यहाँ पे समझो सब, अभी हम लोग समझ रहे थे साउदर्न स्टेट्स का दिक्कत। अब वहीं उनको थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए, उनके साथ थोड़ा फेयर करने के लिए यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे क्राइटेरिया ऐड किया गया है। तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न स्टेट्स है उनको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक। अब आगे सेम देखो, अभी भी नॉर्दर्न स्टेट्स को यहाँ पे बोल दिया गया है क्या कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीके से आपके जीडीपी के हिसाब से आपका जितना शेयर होगा उसको भी हम यहाँ पे ध्यान में रख के पैसा देंगे, यानी आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है पहले के हिसाब से। तो पर वो अभी भी इस चीज से खुश नहीं है। उनका क्या क्या नाम है, हम लोग अभी भी पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल में लाए, हम लोग नॉर्दर्न स्टेट से पहले डेवलप हो गए, फिर भी हमको जो यहाँ पे फायदा होना चाहिए था वो अभी भी हमको नहीं हो रहा है। आगे यहाँ पे ये बताया गया कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पे हिली स्टेट्स हैं, यानी जो हिमालयन स्टेट्स हो गए या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, उनको एक अलग से ग्रांट दिया जाता था, एक अलग से पैसा दिया जाता था, ताकि कोई अनफ्रोजन कंडीशन आ जाता है तो उस पैसा उनको दिया जा सके, ताकि वो उस सिचुएशन से क्या यहाँ पे उभर के आ सके। जैसे मान लो हिली स्टेट में क्या होगा,
यहाँ पे फ्लड आ गया बहुत गंदा वाला, या फिर लैंडस्लाइड हो गया, जिस कारण से वहाँ बहुत ज़्यादा जो वहाँ का रिसोर्सेस है, इंफ्रा है, बर्बाद हो गया, तो पैसा तो कहीं ना कहीं से आना चाहिए। तो पहले रखा गया था, वो अभी वाला जो फाइनेंस कमीशन है उसमें उसको थोड़ा कम करने के बाद किया गया है, तो एक ये की कंसर्न है। फिर आगे यहाँ पे ये बताया गया कि जो आप लोग 3% स्टेट बोरो करने का जो यहाँ पे 3% कर दिए हैं अपने स्टेट जीडीपी का, ये ठीक है। इससे अच्छा है कि जो हमारा फिजिकल डिसिप्लिन है वो कंट्रोल में आएगा, यानी जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा पैसा यहाँ पे मतलब एक तरीके से अपने काम चलाने के लिए उधार पे नहीं लेंगी। पर आगे यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इससे जो स्टेट्स पहले से वेलफेयर प्रोग्राम्स चला रही थी वो कैसे पैसा पूरा कर पाएगी, ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि कैसे हो पाएगा। यही यहाँ पे समझाया गया है कि अभी हम लोग जाने कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा था, बहुत सारे नंबर ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम के नाम पे फ्रीबीज दिया जा रहा था, पैसा फ्री में बांटा जा रहा है लोगों को। तो उससे क्या हो रहा है, स्टेट की इकोनॉमी पे यहाँ पे असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा यहाँ लिमिटेड है और हमको स्टेट का डेवलपमेंट भी करना है, और जो नया नया यहाँ पे फ्रीबीज दिया जा रहा है इसमें भी हमको पैसा देना है, तो पैसा पूरा नहीं हो पा रहा है पूरा, जिस कारण से स्टेट यहाँ पे लोन लेना शुरू कर दे रही थी। तो यहाँ पे समझाया गया एक ये अच्छा चीज है। पर अगर हम लोग उनके पर्सपेक्टिव से देखें, जो स्टेट्स वेलफेयर प्रोग्राम चला रही थी वो उनको अब दिक्कत आएगा क्या, यहाँ पे जो वेलफेयर प्रोग्राम रन करने में, ये समझाया गया है। अब यहाँ पे बताया गया कि ग्रांट्स इन एड क्या होता है। अब देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ग्रांट्स इन एड टू स्टेट फ्रॉम सेंट्रल रिसोर्सेज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरीके से देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिसोर्सेज होता है उससे जो स्टेट को यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रांट्स के रूप में यहाँ पे एड दिया जाता है उनको। यहाँ पे अगर कुछ किसी टाइप का उनको यहाँ पे अर्जेंट नीड पड़ता है, फाइनेंशियल एक तरीके से असिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे दो टाइप का ग्रांट होता है, वही बताया गया है। एक होता है स्टेटूटरी ग्रांट और एक होता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। अब देखो स्टेटूटरी ग्रांट क्या है, ये आर्टिकल 275 में बताया गया है कि पार्लियामेंट क्या करेगा कि ग्रांट स्टेट्स को देने के लिए यहाँ पे क्या करेगा, जब स्टेट के पास पैसा नहीं होगा, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन चाहिए होगा, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 275 इस्तेमाल करके जो इंडिया का कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है CFI, उससे क्या किया जाएगा, हर साल यहाँ पे पैसा निकाल के किसको दिया जाएगा, जिन स्टेट को यहाँ पे अर्जेंट फाइनेंशियल नीड है, या फिर यहाँ पे दीज आर गिवन टू द स्टेट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। एक तो यहाँ पे यहाँ पे क्या जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उससे निकाल कर यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, या फिर जो यहाँ पे स्टेट को अगर कोई फाइनेंस कमीशन बोल रहा है कि पैसा देना है हमको अलग से उसके डेवलपमेंट के लिए, तो अभी फाइनेंस कमीशन का ही यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि ग्रांट इन एड हमको किस लिए देना है, जो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो यहाँ पे फंड बनाया गया है उसमें हमको पैसा देना है, तो वो पैसा जो वो रिकमेंडेशन किसका है, फाइनेंस कमीशन का ही है, तो वो किस चीज का इस्तेमाल करेंगी, ये जो स्टेट्यूटरी ग्रांट है इसी का इस्तेमाल करेगी। तो किस आर्टिकल के अंदर में, 275। आगे यहाँ पे बताया गया है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। अब ये क्या होता है, जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट होता है इसके बारे में आर्टिकल 282 में बताया गया है, जो बोथ सेंटर एंड स्टेट टू मेक एनी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पर्पस इवन इफ इट इज नॉट विद इन देयर लेजिस्लेटिव कंपिटेंस, center may grant to state under this clause. Center is under no obligation to give this grant and materialize within its discretion। अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा मन किया तो हम देंगे, तो वहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर सेंटर का मन करेगा, अगर खुद से उस सेंटर को लगेगा कि नहीं हमको देना है, यहाँ पे स्टेट को पैसा उसको चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है, दे सकती है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। एक और चीज यहाँ पे समझाया गया कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा मिल सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी, जब यहाँ पे जरूरत लगेगा कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं हमको खुद से यहाँ पे पैसा देना चाहिए, मेरा भी काम है, तो वैसे भी दे सकती है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगेगा कि नहीं इस स्टेट को पैसा चाहिए, वो हमसे मांग रहा है, तो वो उस पर क्या रहता है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स का आर्टिकल 282 का इस्तेमाल कर उनको यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए जो यहाँ पे एड है वो दे सकती है। तो इसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा शॉर्ट्स है, वो कुछ आप एक बार रीड कर लेना, ऐसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो यहाँ पे यही बताया गया कि जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है इसका फॉर्मेशन क्या है। तो ये बताया गया है जो 16 फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरमैन कौन है, अरविंद पंगरिया। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया किस आर्टिकल के अंडर में बनाया जाता है, आर्टिकल 280। इसका काम क्या रहता है, जो यहाँ पे रिकमेंड करता है किस चीज का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, की जो यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू जो हमारी जो हमारी मतलब दोनों गवर्नमेंट कमाई रहती है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलाकर जो दोनों पैसा हुआ रहता है उसको उनको कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वही इसका काम है रिकमेंड करने का। हर 5 साल पे क्या किया जाएगा, इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है आर्टिकल 280 के अंडर में।
टोटल इसमें मेंबर 5 लोग रहते हैं, एक चेयरपर्सन और 4 अदर मेंबर। अब इसके कोई मेंबर इसका कैसे हो सकता है, चेयरमैन कैसे हो सकता है, या फिर अदर मेंबर इसके कैसे यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, तो उसके लिए एक यहाँ पे एक्ट है, इसमें बताया गया कि उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। उस एक्ट का क्या नाम है, फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1951। अब इस बार का जो की रिकमेंडेशन है उसके बारे में यहाँ पे ब्रीफ यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया गया है। आप क्या करना है, एक बार इसको रीड कर लेना। इस पेज को अगर आप लोग एक बार रीड कर दोगे तो मैं जितना कहानी ऊपर समझा रखा हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एक चीज यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे डाटा दिया गया है। अभी जैसे कि मैं आपको बताया था क्या कि 100 रुपए यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू है, 100 रुपए क्या है, टैक्स रेवेन्यू है। दोनों सेंट्रल प्लस स्टेट मिलाकर यहाँ पे क्या कर रही है, 100 रुपए यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू उनका बन रहा है। तो 100 रुपए में से हम लोग अभी क्या जाने कि 59 रुपीज कौन रख लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी का बचा 41 रुपीज क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ स्टेट्स है उनके बीच में यहाँ एक तरीके से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेट्स के बीच में क्या हो जाएगा, क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक। अब वही बताएगा कि देखो रेवेन्यू आ रहा है 100 रुपए का, रख कौन ले रहा है 59 रुपीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 41 रुपीज पूरे स्टेट्स में बांट दिया जा रहा है। पर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है वो किसका कितना है, वो यहाँ पे देखो मिसमैच है बिटवीन रेवेन्यू पावर एंड एक्सपेंडिचर ड्यूटीज लीड्स टू द स्टेट डिपेंडेंस ऑन यूनियन टेरिटरीज। स्टेट गवर्नमेंट का इस 100 रुपए में से उनको एक्सपेंडिचर कितना रहता है, देखा जाए काम उनका 61 का, सॉरी हाँ, उनका कितना एक्सपेंडिचर रहता है यहाँ पे देखो स्टेट का 61, ठीक है। पर उनका रेवेन्यू कितना है यहाँ पे एक तरीके से हम लोग देखेंगे मात्र 38%। अब देखो ये अलग चीज है, यहाँ पे क्या समझाया गया है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे पैसा कमाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, ठीक, तो उनका टोटल रेवेन्यू ही कितना, मान लो समझो कितना कमा के दे पा रहे हैं यहाँ पे 38, यहाँ पे 38%। पर उनको असली में पैसा कितना चाहिए होता है खर्च करने के लिए पूरे साल में, यहाँ पे 61%। तो ये दो चीज यहाँ पे समझाया गया था, आप इनको क्या कर लेना है यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लेना। तो ये क्या था हमारा बेसिकली अभी तक का कुछ इंपॉर्टेंट जो इस बार का जो 16 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो हम लोग क्या किए यहाँ पे अभी जाने। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा एज सच इंपॉर्टेंट है, वो आप एक बार इसको क्या करो जल्दी से देख लो। देखो यहाँ पे कुछ की चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देश में पहला फाइनेंस कमीशन का जो यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया था, कब किया गया था, फर्स्ट हाँ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का यहाँ पे फॉर्मेशन कब किया गया था, तो ईयर 1951 में, ठीक। अभी अभी का फाइनेंस कमीशन कौन सा है, 16 नंबर का। करंट फाइनेंस कमीशन कौन है, 16 नंबर का, जिसके चेयरमैन कौन थे, अरविंद पंगड़िया। तो वही बताया हुआ है इसका टर्म पीरियड कब से कब तक का है, 2026 से 2031 तक। तो पहला फाइनेंस कमीशन कब यहाँ पे बैठा था, यहाँ पे एक तरीके से हम लोग देखें तो ये कब, इसका टाइम 1951 इसका था, ठीक। पहले फाइनेंस कमीशन का जो यहाँ पे हम लोग देखें कि उसका फॉर्मेशन है वो कब रखा गया था, 1951 में, ठीक। और इसके चेयरपर्सन कौन थे पहले फाइनेंस कमीशन के, तो ये नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, केसी नोगे। पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का क्या नाम है, केसी नोगे, ठीक है। तो इसका और उसके बाद ऐसे ही फिर सेकंड फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन कब किया गया, 1956 में। तो ऐसे ही उसके बाद क्या एक तरीके से देखा जाए तो ये चला हुआ आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, इसके चेयरमैन का हमको नाम याद रखना जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लेना। केसी नोगे हैं, ये क्या हमारे पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे। करंट 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है अरविंद पंगड़िया, और जो इससे पहले का जो 15 फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरपर्सन कौन थे, हमारे एनके सिंह।
पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है यहाँ पे? एनके सिंह। ये मतलब दो तीन चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है, ठीक। तो ये हमारा क्या था आज के मतलब पूरे एक तरीके से देखा जाए सेशन का फाइनेंस कमीशन में अच्छे से हम लोग डिटेल में क्या किए, अच्छे से इसमें कवर कर चुके हैं। ये ऑलरेडी एक ही टॉपिक पढ़ने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लग चुका है, जिस कारण से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया आई समिट, हम लोग अलग से एक और क्लास लेकर आएंगे जिसमें कंप्लीट कर लेंगे। फाइनेंस कमीशन था, बहुत कुछ आपको नया जानना पड़ा, मतलब नया मैं टर्म बताया हूँ जिस कारण से ये क्लास ज्यादा लंबा चला गया है, क्योंकि आपको सब टर्म भी समझाना था। इकोनॉमिक टर्म क्या होता है, कैसे यहाँ पे पैसा का डिवाइड किया जाता है, या फिर कैसे पैसा यहाँ पे स्टेट्स के बीच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर क्या कैसे रेवेन्यू आ रहा है, वो सब मैं समझाया। तो ये जो जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताया, आप क्या कर लेना, इसका नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके लिए। मिलते हैं आपसे तब तक फिर से न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।